फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका अपने इस यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज भारतीय अर्थव्यवस्था में हम कुछ वैसी चीजों को जानेंगे जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते होंगे, देखते होंगे टीवी पे और पढ़ते होंगे अखबारों में या सोशल मीडिया पे, और इनसे प्रश्न भी बार बार आते हैं। जब इन प्रश्नों को आप देखते हैं तो कुछ बना लेते हैं, लेकिन जब इन्हीं प्रश्नों को बहुआयामी तरीकों से पूछा जाता है तो आप कड़पड़ाने लगते हैं। आज इस सारे कंफ्यूजन को हम इस एक वीडियो में ही दूर करेंगे। तो आइए बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में आज हम जानेंगे एसएमई, एमएसएमई, सिडबी, नाबार्ड और सेबी क्या है। ये कुछ शब्द जो है जो संस्थाओं को रिप्रेजेंट करती हैं, इन सबको जानेंगे। और हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये सब एक क्रम से हैं और एक दूसरे से गुथे हुए हैं। सब एक क्रम से हैं और एक दूसरे से गुथे हुए। परीक्षाओं में प्रश्न कैसे इनसे बनते हैं वो मैं आपको बताते चलूंगा। तो सबसे पहले समझिए कि आखिर एसएमई होता क्या है। तो एसएमई का जो फुल फॉर्म है, मतलब पूरा जो नाम है, वो हमने बोर्ड पे लिख रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि लघु एवं मध्यम उद्यम। देखिए, उद्यम बहुत तरह के होते हैं, उद्योग धंधे बहुत तरह के होते हैं। कुछ छोटे स्तर के होते हैं, कुछ मीडियम स्तर के होते हैं और कुछ बड़े स्तर के होते हैं। जैसे फेसबुक हो गया, ये बड़ा स्तर का उद्योग हो गया। अभी क्या है, मस्क साहब हैं, पूरा दुनिया के टाइकून बने हुए बिजनेस का, ये बड़ा उद्योग हो गया। देखिए, आप अपने गांव के बगल में देखते होंगे, ईंट भट्ठा उद्योग है, फूड प्रोसेसिंग का उद्योग है, वो चावल का जो धान खरीदते हैं और फिर चावल बना बना के बेचते हैं, ये सब भी उद्योग होते हैं पूरे दुनिया में। मतलब जहां भी आधुनिक दुनिया में आप देखें तो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होते हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग जो होते हैं, वो किसी भी अर्थव्यवस्था के बैकबोन माने जाते हैं। बैकबोन इसलिए माने जाते हैं कि वह रोजगार पैदा करते हैं, रोजगार पैदा करते हैं, बड़े स्तर पर रोजगार पैदा करते हैं। जैसे बिहार में मखाना उद्योग, बंगाल में जाइएगा जूट पटसन उद्योग, आप यूपी में जाएं तो मुरादाबाद वगैरह इलाकों में पीतल उद्योग जो होता है, अयोध्या के आसपास फैजाबाद जिला जो है वहां पे कांच उद्योग यानी कि चूड़ी बनाने का जो उद्योग है, ये सब छोटे छोटे उद्योग है और ये लोगों को बहुतायत मात्रा में रोजगार उत्पन्न करते हैं और साथ ही आमदनी का एक अच्छा सोर्स बनते हैं। इसलिए इन्हें किसी भी अर्थव्यवस्था का बैकबोन माना जाता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले एसएमई को समझ लीजिए। यह वह उद्योग या व्यवसाय होते हैं, हमें अभी हमने आपको जो बताया ये उसका किताबी रूप है, जिनमें पूंजी निवेश एवं कर्मचारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। यानी कि छोटे छोटे स्तर पर भी शुरू होते हैं। बहुत जगह पे बहुत सारे उद्योग होते हैं। कहीं पे प्लास्टिक का बाल्टी बनाने का उद्योग है, कहीं पे गेंद बनाने का, गेंद मतलब जैसे खेलते हैं वो उद्योग है, कहीं पे बैट बल्ला बनाने का उद्योग है। ये सब उद्योग जो है वो इसी श्रेणी में आते हैं। और हाँ, एसएमई में आने वाले उद्योग जो होते हैं वो अपने भूगोल से बहुत ज्यादा मात्रा में बंधे होते हैं। अब बैट बल्ला जिस लकड़ी से बनता है, वो लकड़ी यदि कश्मीर में होती है तो उसका उद्योग आकर के बिहार में नहीं बनेगा, वो कश्मीर और उसके आसपास के इलाकों में बनेगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि लागत बढ़ जाती है उसमें। चलिए आगे आइए। अब एसएमई का ही एक रूप है एमएसएमई। एसएमई का जो बोला जाता है ये वैश्विक स्तर पे है, एमएसएमई भारतीय स्तर पे है। मैं फिर से कंफ्यूजन दूर कर दूं, एसएमई मूल रूप से एसएमई होता है, लेकिन भारत की एक अपनी समस्या है, यहाँ की विशाल आबादी, साथ ही पूंजी का कम प्रवाह, ये सब चीजें भारतीय अर्थव्यवस्था में या भारतीय उद्योग के लिए एक चुनौती वाली चीज है। आबादी विशाल है, पूंजी निवेश कम है, पूंजी का प्रवाह ठीक नहीं है, तो इसलिए भारत में जो आधिकारिक शब्द उपयोग होता है उसे एमएसएमई कहा जाता है। एसएमई का ही एक रूप है एमएसएमई। अब एमएसएमई में क्या है, यह भारत में एमएसएमई का आधिकारिक शब्द है जिसका प्रयोग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए होता है। अच्छा, एसएमई में हमने क्या पढ़ा, लघु एवं मध्यम, स्मॉल एवं मीडियम। एमएसएमई में हो जाएगा, एक शब्द जुड़ जाएगा सूक्ष्म, यानी कि माइक्रो। क्या जुड़ जाएगा, माइक्रो। अब हम जब माइक्रो जोड़ देंगे तो एमएसएमई हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि एसएमई का भारत में आधिकारिक प्रारूप क्या है, एसएमई का भारत में आधिकारिक प्रारूप क्या है, तो सीधा एमएसएमई। एम जुड़ गया सूक्ष्म। सूक्ष्म क्यों जोड़ दिया गया, क्योंकि भारत में जो
उद्योग धंधे हैं बहुत छोटे स्तर से भी प्रारंभ होते हैं। अब भारत में एमएसएमई का या एसएमई का कहीं पर भी उद्देश्य क्या है? खास करके भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास, कुटीर उद्योग संरक्षण, छोटे उद्योग को बढ़ावा, इत्यादि कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी का मतलब जो छोटे स्तर के उद्योग और ग्रामीण विकास से संबंधित पॉइंट हो सकते हैं, आप डाल सकते हैं। अब मैं यदि यहाँ स्टॉप कर दूं तो बहुत सारे बच्चे क्या समझेंगे कि उतना ही है, नहीं इसलिए स्टॉप नहीं किया ताकि लगे कि नहीं आगे भी है। अब हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम में अंतर कैसे पैदा करेंगे, और साथ ही जब परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि ये किस उद्योग की श्रेणी में आता है तब क्या जवाब देंगे, इसका भी हमने तीनों को स्तर में लिख रखा है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो माइक्रो उद्यम किसको कहेंगे, तो जिसमें निवेश सीमा 1 करोड़ एवं वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ है। वैसा उद्योग जिसमें 1 करोड़ रुपया तक की लागत लगी हो और जिसका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ हो, वो माइक्रो इंडस्ट्री में आएगा। इंडस्ट्री तो नहीं कह सकते हैं, वो माइक्रो इंटरप्राइजेज या माइक्रो उद्यम में आएगा। अगला है स्मॉल, इसमें जो निवेश है 10 गुना हो जाएगा, 10 करोड़ तक। अब वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ तक। यदि किसी उद्योग में जो निवेशित पूंजी है वो 10 करोड़ तक है और उसका वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो उसे स्मॉल उद्योग में माना जाएगा। अगला है मीडियम, मीडियम में है 50 करोड़ और ये 250 करोड़ तक टर्नओवर, यानी कि माइक्रो से 10 गुना करेंगे तो वो जो हो जाएगा वो स्मॉल हो जाएगा, और स्मॉल से 5 गुना जब करेंगे निवेशित पूंजी और टर्नओवर को तो वो हो जाएगा मीडियम। क्या हो जाएगा, मीडियम। फ्रेंड्स सवाल यही से आपसे पूछेगा एमएसएमई का फुल फॉर्म, एमएसएमई का फुल फॉर्म तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, उद्यम या उद्योग कुछ भी लिख सकते हैं। वर्गीकरण में माइक्रो 1 करोड़ से तक में और टर्नओवर 5 करोड़ तक में। स्मॉल वाला में निवेशित जो सीमा है वो 10 करोड़ तक और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ तक। मीडियम में 50 करोड़ तक और 250 करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए। तो ये जो है ये चीजें आपसे बार-बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। हाँ, खुद से आप इसको लिख करके नोट्स बनाएं और फटाफट आगे की चीज को भी देख लेते हैं। अब एमएसएमई से संबंधित कुछ और तथ्य, साथ ही सीडबी और नाबार्ड को भी देख लेते हैं। देखिए, एमएसएमई से जो प्रश्न पूछेगा वो हमने बताया, आगे भी बता देता हूं जो प्रश्न बार-बार आए हैं और जिसको जानना जरूरी है। सीडबी और नाबार्ड से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही इनसे प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी मैं बता देता हूं। एमएसएमई मंत्रालय की स्थापना वर्ष 2007 में हुई। आजकल प्रश्न कैसे आता है पता है ना, एमएसएमई के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़ें एवं गलत को चुने या सही को चुने। 4 को तथ्य दे देगा, अब आप सुनते रहिए। तो चीजों को इतने बेहतर ढंग से कैसे समझें कि हम परीक्षाओं में न भूलें। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप खुद से अपना नोटबुक लें, कलम लें और इस तरह से मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जाएं या कोई मानक पुस्तक उठाएं या कहीं से भी जाएं, कोई मतलब नहीं है। आप खुद से चीजों को लिखें और हाँ, बतौलापन में मत रहें। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो बतौलापन में रहते हैं, वीडियो देख रहे हैं तो इतिहास पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था उसमें जो बताया जा रहा है इतिहास बताया जा रहा है कि ऐसे हो गया था, चीन वाला आया था, फन्ना मन, कोई मतलब नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं उस विषय के तथ्यों को ध्यान रखें, बाकी कहानियां बनते रहती हैं। तो आइए, एमएसएमई मंत्रालय की स्थापना वर्ष 2007 में हुई। एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है, 27 जून को। पंजीकरण पोर्टल क्या है, उद्यम। ये 3 चीज को जरूर ध्यान रखेंगे, ये बार बार पूछा गया है। अब इसे भारत की अर्थव्यवस्था का बैकबोन कहा जाता है। आपसे बार बार ये पूछेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकबोन क्या है, तो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो होते हैं ये इसका बैकबोन है। क्यों है, हमने शुरू में भी बता दिया था। अब है सीडबी। अब हम इसको क्यों पढ़े, देखिए इसका परिभाषा पढ़िए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हमने स्मॉल पढ़ा है, यहाँ इंडस्ट्रीज। अब उसको डेवलप करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए, तो उस संस्था क्या चीज है, सीडबी। यानी कि एमएसएमई
क्षेत्र का सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन है? सिडबी। यह एमएसएमई क्षेत्र का सर्वोच्च वित्तीय संस्था है, इसको एकदम याद रखेंगे। हमने क्या बोला था कि हमने इस चीज को क्रम से रखा है ताकि चीजों को आप देख समझ सके। एमएसएमई क्षेत्र का सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन है? सिडबी। इसकी स्थापना वर्ष 1990 में हुआ एवं इसका मुख्यालय लखनऊ में। बस इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा ध्यान नहीं रखना। एमएसएमई क्षेत्र का सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन है? सिडबी। और इसकी स्थापना वर्ष 1990 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। इतना ध्यान रहेगा। अब ये क्या करता है? तो यह छोटे उद्योग को ऋण सहायता, स्टार्टअप सहायता, महिला उद्यम को बढ़ावा और ज्यादा चीजें करता है। यानी कि सीधी सी बात है, सिडबी का मुख्य काम है भारत में छोटे मंझले लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, उनको वित्तीय सहायता देना और साथ ही उनसे जुड़ी समस्याओं को, जो वित्तीय समस्या है, उनको दूर करना, निराकरण करना। अब आइए नबार्ड। सिडबी इससे हो गया। नबार्ड जो है भारत में कृषि शाख का सर्वोच्च संस्था है। कृषि शाख का सर्वोच्च संस्था है। कृषि से संबंधित जब भी प्रश्न आए कि कृषि की सबसे बड़ी संस्था कौन है, कृषि वित्तीय संस्था सबसे बड़ा संस्था कौन है, कृषि शाख की सबसे बड़ी संस्था कौन है, एग्रीकल्चर मामला आ जाए तो सीधा उसमें नबार्ड जोड़ दीजिएगा। नबार्ड। नबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र और उससे जो उसके जो कृषि क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा देने के लिए संस्था जो है वो नबार्ड है। इसकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा हुआ है और ये किस समिति के अनुशंसा पर हुआ है? तो शिवरामन समिति के अनुशंसा पर हुआ है। नबार्ड की स्थापना एक संसदीय अधिनियम के द्वारा हुई है और शिवरामन समिति के अनुशंसा पर हुई थी और वर्ष 1982 में हुआ और इसका मुख्यालय मुंबई है। अब देखिए यहाँ पे सिडबी कब हुआ? 1990 में। मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। ये कहाँ है? मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना कब हुआ? 1982 में। आपसे पूछेगा सवाल, में दोबारा दोहरा तेहरा दे रहा हूं कि भारत में एसएमई क्षेत्र का या एमएसएमई क्षेत्र का सर्वोच्च संस्था कौन है? तो वित्तीय संस्था कौन है? तो सिडबी। और भारत में कृषि शाख, कृषि को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च संस्था कौन है? नबार्ड है। नबार्ड जो है वो भारत में कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वित्त पैसा मुहैया कराती है और साथ ही सारे तकनीकी चीजें जो है वो मुहैया कराती हैं और डायरेक्ट नहीं करती हैं। नबार्ड कहीं आप नहीं देखेंगे, आप अपने क्षेत्र में कहीं नहीं खुला देखेंगे। ये सरकारी बैंकों को सहायता देती है, यानी कि स्टेट बैंक हो गया या बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कोई भी बैंक हो गया, वहां वित्तीय पूंजी पहुंचाते हैं और वहां से ये बैंकें जो है अपने अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए किसानों तक पहुंचा देते हैं। अब आगे क्या बच गया है? सेबी, उसको भी एक नजर देख लेते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेकर के उससे पहले नोट्स बनाए। अब सेबी को देख लीजिए। सेबी जो है हमारे देश में शेयर बाजार की सर्वोच्च नियामक संस्था है। नियामक संस्था मतलब ये रेगुलेट करती है और साथ ही इनकी प्रकृति जो होती है वो अर्ध न्यायिक होती है। परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संस्थाएं अर्ध न्यायिक प्रकृति की हैं। अर्ध न्यायिक मतलब वो न्याय तो करेंगी लेकिन उनका न्याय पूर्ण नहीं माना जाएगा। ऐसा इसलिए कि वो अपने क्षेत्र की तो सर्वोच्च संस्था है, जो दंड कर देगा जो उसको मानना पड़ेगा, या जो भी आप पर क्या बोलते हैं चार्जेस लगाएंगे और चार्जेस के आधार पे आपको दंडित कर दिया जाएगा, कुछ आर्थिक दंड दे दिया जाए, आपको बैन कर दिया जाए तो वो मानेगा। लेकिन फिर भी इनकी प्रकृति न्यायिक, अर्ध न्यायिक होती है, पूर्ण न्यायिक नहीं, क्योंकि पूर्ण न्याय हमारे यहाँ करने का जो काम है वो कोर्ट का है। तो परीक्षा में यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संस्था जो है अर्ध न्यायिक प्रकृति की है, या निम्न में से कौन सी संस्था रेगुलेटिंग बॉडी है। रेगुलेटिंग बॉडी मतलब वो रेगुलेट सिर्फ करेगा और कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी पूछे जाते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा रेगुलेटिंग बॉडी कौन है? आरबीआई है। तो उसी प्रकार से शेयर बाजार क्षेत्र का सबसे बड़ा रेगुलेटिंग बॉडी कौन है? तो सेबी है। सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह भारत की पूंजी बाजार की सर्वोच्च नियामक संस्था है। आप कहिए कह रहे श्रीमान आप तो एसएमई से भी पढ़ा रहे थे, यहाँ कैसे पहुंच गए? देखिए हमने बताया एसएमई वैश्विक स्तर पे, भारत में उसी को एमएसएमई कहा जाता है। एमएसएमई को सर्वोच्च वित्तीय संस्था क्या है? सिडबी। जो ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे एमएसएमई चलेंगे कृषि आधारित, उन्हें कौन पूंजी देगा? नबार्ड। अब जब पूंजी बढ़ेगी तो पूंजी एकत्रित होगी, जब पूंजी एकत्रित होगी तो उन्हें रेगुलेट किया जाएगा। तो उनको रेगुलेट के लिए क्या होना चाहिए? कोई संस्था होना चाहिए, तो सेबी है।
इसकी स्थापना 1988 में हुई एवं वैधानिक दर्जा 1992 में मिला। इसकी स्थापना 1988 में हुई और वैधानिक दर्जा 1992 में मिला। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और यह संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित है या शक्ति प्राप्त है, दोनों चीज ध्यान रखेंगे। संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित है या शक्ति प्राप्त है। तो ये था आज का हमारा वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था पे, जहां पे छोटे छोटे शब्दों से बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। नोट्स बनाए और हाँ, खुद से ध्यान से पढ़ें ताकि चीजें बेहतर समझ सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए